आज हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JKSSB और JKS प्रीलिम्स और मेंस। तो इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ colonial nature of British rule in India. The people were feeling dissatisfied with the administrative policies of British government, with the economic exploitation carried on by the British government, and so many other reforms. This dissatisfaction finally took the shape of revolt of 1857. The discontent among the masses led to the revolt of 1857, which shook the very foundation of British Empire in India. तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के वक्त ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज जो थी उन पे रूल कौन कर रहा था, यानी कि इंडिया पे उस वक्त रूल कौन कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और क्राउन का डायरेक्ट रूल अभी यहां नहीं था। 23 जून 1757 से लेकर जब तक रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड नहीं होता है, तो यहां पर था रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 23 जून 1757 में एक नया इरा इंडिया में स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मॉडर्न पीरियड began after the Battle of Plassey on 23 June 1757। और यहां पर the medieval period came to an end and new era began। और 1757 से end of revolt of 1857। तो 1857 का रिवॉल्ट खत्म कब होता है? in mid 1858, यानी कि मिड 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। जो स्टार्टिंग में ऑटोनॉमी थी इनके पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद प्रोसेस ऑफ टाइम वो इरोड होती गई। ये हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे जब हम डिफरेंट एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में एक ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड व्हिच इरोडेड द ऑटोनॉमी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 फिर से जो है द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल came to be known as the Governor General of India। अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो पावर्स कम होते हैं। एंड फाइनली इन मिड 1858 तो यहां पर स्टार्ट होता है द डायरेक्ट रूल। किसका डायरेक्ट रूल स्टार्ट होता है? ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसको हम क्राउन रूल भी बोलते हैं। एंड एक नया इरा स्टार्ट होता है, कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री का एक नया इरा स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है इंडिया में। तो ब्रिटिश राज की शुरुआत कब होती है इंडिया में? 1858 के बाद। और 1858 मिड 1858 तक रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके बहुत सारे कॉजेस थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि ब्रिटिश जिस वक्त रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, उस वक्त इंडिया पे किसका रूल था, किसका कंट्रोल था? तो बहुत सारे बच्चे
यहीं पर क्वेश्चन गलत करके आते हैं। उनका आंसर होता है ब्रिटिश रूल। देयर वॉज नो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ के अफेयर्स को मैनेज करती थी। तो इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेज। तो पॉलिटिकल कॉजेज में सबसे पहले जो है डलहौजीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स। तो डलहौजीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स में सबसे पहला जो आता है वो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो 1848 से लेकर 1856 तक फंक्शनल रहा। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इफ अ रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हायर, तो उसका किंगडम जो है वो एनेक्स किया जाएगा टू द पोजेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उसकी टेरिटरी बन जाएगी फिर। तो इन केस अगर कोई रूलर ऐसा है वो किसी उसका नेचुरल मेल हायर है नहीं, यानी कि कोई बेटा नहीं है, और वो किसी को अडॉप्ट करता है, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त वो अडॉप्टेड सन जो है वो उस रूलर की, जो रूलर मर गया उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हक रख सकता है, लेकिन किंगडम पर कोई हक नहीं रख सकता है। दैट किंगडम विल नाउ बिकम द पोजेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मैक्सिमम का आंसर होता है डलहौजी, क्योंकि 1857 में हम डलहौजी को बार बार पढ़ते हैं, लॉर्ड डलहौजी को, लेकिन इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फंक्शनल रहा 1848 से लेकर 1856 तक। इट मींस 1856 में एक नया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आता है, इसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है कि कब से कब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फंक्शनल रही। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई नेचुरल मेल हायर जो है किसी प्रिंसली स्टेट के रूलर का नहीं है तो उसको एनेक्स किया जाएगा। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कुछ स्टेट्स को एनेक्स किया गया, कुछ प्रिंसली स्टेट्स को, जिसमें इंपॉर्टेंट सतारा, जेतपुर, संबालपुर, भगत, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर। क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स was not annexed by the process of doctrine of lapse। तो इनका कहीं ना कहीं याद करना भी जरूरी है। और दूसरा जो डलहौजी ने दूसरा डॉक्ट्रिन यूज किया, दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस, जिसके तहत उन्होंने अवध को 1856 में, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1856 में अवध को एनेक्स किया। क्यों एनेक्स किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं था, बल्कि डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस और मिस रूल की, यहाँ पर जो प्रिंस, ये जो बादशाह है वो अच्छे से रूल नहीं कर पा रहा है। और दूसरी पॉलिटिकल कॉज है अबॉलिश सम टाइटल्स लाइक टाइटल ऑफ नवाब ऑफ कर्नाटक एंड राजा ऑफ तंजौर एंड रिफ्यूजल टू ग्रांट पेंशन टू द अडॉप्टेड सन ऑफ पिशवा बज्जी राव सेकंड। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पिशवा बज्जी राव सेकंड वाज द लास्ट पिशवा, he was the last Peshwa of Marathas, and after the third Anglo-Maratha war he was sent to exile। इसे जलाए वतन कर दिया गया, and he was supposed to live in Bithur near कानपुर, और वहीं पर इसको जो है पेंशन दी गई, और उसी पेंशन को लेकर जो है वो वहां पर बिथुर में रहने लगे। इनका एक अडॉप्टेड सन था जिनका नाम है नाना साहिब सेकंड, या सिंपली हम कहते हैं नाना साहिब। तो ब्रिटिशर ने रिफ्यूज किया टू ग्रांट पेंशन टू नाना साहिब, और नाना साहिब बिकम अ लीडर ऑफ द रिवोल्ट, लीडर ऑफ द रिवोल्ट, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम कानपुर। तो नाना साहिब का ओरिजिनल नेम भी कभी पूछा जाता है JKSSB में, तो उनका ओरिजिनल नेम था डोंडू पंट। डलहौजी ऑल्सो अनाउंस्ड दैट कि बहादुर शाह सेकंड के सक्सेसर्स जो है वो रेड फोर्ट में नहीं रहेंगे। हालांकि बहादुर शाह जफर सेकंड जो है, he was the last Mughal emperor and his influence was limited to Red Fort। ये तो नाम का ही बादशाह था, लेकिन इसकी डेथ के बाद जो है इनको ये रेड फोर्ट खाली करना पड़ेगा। तो इन पॉलिटिकल कॉजेस की वजह से all sections of society, especially the elite class,
they become totally dissatisfied. इलीट के साथ साथ बाकी क्लासेस भी जब ये आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट्स से जो डील करते थे, वो क्लास भी जो है जॉबलेस हो गई, क्योंकि जब एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स हुआ और ये प्रिंसली स्टेट्स और प्रिंसली कोर्ट्स जो है ये ज्यादातर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की चीजें जो महंगी महंगी होती थी उनका इस्तेमाल करते थे। तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लेकिन स्पेशली जो एलीट सेक्शन है वो यहाँ पर जो है डिससेटिस्फाई होती है। तो आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉज पे आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस में क्या था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ local rulers and chiefs was drastically reduced. There was rampant corruption in administration, in police and in revenue. Every aspect of administration में corruption से full था। और यहाँ पर एक चीज और हुआ था, पर्शियन जो कोर्ट लैंग्वेज थी मुगल एम्पायर की, that was to be replaced by English language। तो इससे क्या हुआ, कहीं न कहीं वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो पर्शियन जानते हैं या जिन्होंने पर्शियन इसलिए सीखी है ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले कोर्ट में, तो वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी सफर हो गया। मिलिट्री कॉजेस, नेक्स्ट इज मिलिट्री कॉजेस। तो मिलिट्री कॉजेस में क्या आता है कि जिस वक्त रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ उस वक्त ये माना जाता है कि द रेशियो ऑफ ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स टू द ब्रिटिश सोल्जर्स वाज 6:1। तो इंडियन सोल्जर्स काफी ज्यादा थे, जिससे इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया और इन्होंने ब्रिटिश के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन इन पेमेंट एंड प्रमोशंस एंड मिसट्रीटमेंट वाज शोन टू द स्पाइज। एंड लॉर्ड कैनिंग ने एक एक्ट लाया जिसको जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट बोलते हैं, जिसमें जो रिक्रूट्स है उनको ऑर्डर किया जाएगा दे हैव टू सर्व विद इन इंडिया। अगर उन्हें अब्रॉड भी जाने को कहा जाएगा तो कहने को कहा जाएगा तो उनको जाना है अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स आउटसाइड इंडिया। दे हैव टू रेडी फॉर सर्विस इन बोथ विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। दिस वाज हाईली रिजेक्टेड बाय द हाई क्लास हिंदूज, बिकॉज ब्राह्मण्स में ये माना जाता है क्रॉसिंग ऑफ सी मीन्स लूजिंग ऑफ कास्ट। अगर इंसान समंदर पार करता है तो उस वक्त ये माना जाता था कि इंसान अपनी जात जो है वो खो बैठता है। इट वॉज द आइडियोलॉजी ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो रिसेंटमेंट दिखाई। तो इंडियन स्पाइज दे वर रेशली डिस्क्रिमिनेटेड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर ड्यूटी और लाइफ, उनको रेशली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो नेक्स्ट कॉज इज सोशो रिलीजियस कॉजेज। तो सोशो रिलीजियस कॉजेज में क्या था, फियर ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज जिनको अलो किया गया था इंडिया में बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो उसके बाद उनकी एक्टिविटीज यहाँ इंक्रीज हो गई एंड दे स्टार्टेड प्रोपगेटिंग देयर रिलीजन एंड कन्वर्जन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन द फोल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो इससे क्या हुआ, जो सेक्शन ऑफ हिंदू और मुस्लिम सोसाइटी था उनके दिमाग में कहीं ना कहीं खौफ और डर का माहौल था। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये फ्रेज जो है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में लिखा गया था, दैट वर मेंट फॉर ब्रिटिश पीपल, और उस पे ये लिखा गया था कि इंडियंस एंड डॉग्स को यहाँ पर अलाउ नहीं है, मींस इंडियंस वर कंपेयर्ड टू डॉग्स। तो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज टैक्स ऑन टेम्पल एंड मॉस्क लैंड्स, मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन आटा फ्लोर। आटे में ये भी र्यूमर था कि बोन डस्ट जो है वो कहीं ना कहीं आटे में मिलाया जाता है। रिसेंटमेंट अमंग कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी अगेंस्ट द सोशल रिफॉर्म्स। जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर सोशल रिफॉर्म्स किए और उन सोशल रिफॉर्म्स को मिडिल क्लास सोसाइटी साथ दे रही है। एनलाइटेंड सोसाइटी जो एजुकेटेड सोसाइटी थी उस चीज को साथ दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो इसके खिलाफ थी।
जैसे सती एबॉलिशन एक्ट हुआ 1829 में एंड विडो रिमैरेज एक्ट हुआ 1856 में। तो विडो रिमैरेज एक्ट 1856 में हुआ। तो कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि विडो रिमैरेज एक्ट जिस वक्त पास हुआ था उस वक्त इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि 1856 तक लॉर्ड डलहौजी था, अब लॉर्ड डलहौजी लिखे या लॉर्ड कैनिंग मार्क करे। तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो उस वक्त लॉर्ड कैनिंग ने पावर्स एज्यूम कर लिए थे जिस वक्त ये विडो रिमैरेज एक्ट आया। और दूसरा है जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इस वक्त भी जो है हमारा गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉज के बारे में। तो इकोनॉमिक कॉज, पीजेंट्स वर impoverished बाय हैवी टैक्सेशन। तो पीजेंट्स को कहीं ना कहीं बहुत हैवी टैक्सेशन का बोझ झेलना पड़ता था जिसकी वजह से दे फेल इन डेब्ट ट्रैप। वो अपने कर्ज को चुकाने के लिए, अपने ड्यूज को चुकाने के लिए मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स से हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेते थे, फिर उस कर्ज को चुका नहीं पाते थे और इसी वजह से वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस गए। ब्रिटिश रूल ब्रॉट मिजरी टू आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट्स। आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट्स को भी इन्होंने जो है जॉबलेस कर दिया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स जिनको एनेक्स किया गया, वो स्टेट्स जो है वो पैट्रोनेज देती थी आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट्समैन को, क्योंकि इनके आर्टिकल्स जो है उनमें हफ्तों और महीनों लगते थे और वो काफी कॉस्टली थे, जो खाली और खाली स्टेट्स के कोर्ट्स में यूज होते थे। और डिफरेंट स्टेट के कोर्ट्स में जो है डिफरेंट आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट्समैन काम किया करते थे। जब उन स्टेट्स को एनेक्स किया गया तो उनका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। जमींदार्स ऑफन सा देयर लैंड राइट्स बीइंग फॉरफीटेड, और उनका जो रुतबा इज्जत थी वो गांव में खत्म हो गई। एंड दे टुक आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कैश क्रॉप्स लेड टू फूड इनसिक्योरिटी। फूड की कमी जब आ गई तो हमें काफी जगहों पर फ्रीक्वेंट फैमिन्स देखने को मिली है। कैश क्रॉप्स यानी कि इंडिगो है, कॉफी है, टोबैको है, लोगों को फोर्स किया गया ये चीजें जो है आप उगाओ। इमीडिएट कॉज है। अब बैकग्राउंड ऑलरेडी तैयार है। ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज डिससेटिस्फाइड विद द कॉलोनियल कलेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड नाउ अब उसके लिए एक चिंगारी का काम जो है किया, वो किया इमीडिएट कॉज, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल विद ग्रीज्ड कार्ट्राइज, जिसमें यह माना गया कि इसमें पिग एंड काउ फैट्स है एंड दैट कार्ट्राइज वाज टू बी बीटन ऑफ, उसको मुंह से काटना पड़ता था बिफोर लोडिंग इट इनटू द गन। और इसकी वजह से जो है सिपाही तबका, जो सिपाही थे, वो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाई हो गए और उन्होंने रिफ्यूज किया ऑर्डर्स ऑफ द ब्रिटिश टू यूज ऑर्डर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू यूज द न्यू एनफील्ड राइफल्स। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ब्रिटिश को ताजा डिफीट मिली थी इन अफगानिस्तान एंड इन क्रीमियन वार। इससे भी जो है जो कॉन्फिडेंस ऑफ स्पॉइल्स था वो हाई था। इंडियन पीपल का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया इससे। तो इसके इंट्रोडक्शन होने से, न्यू एनफील्ड राइफल के इंट्रोड्यूस होने से द 19th नेटिव इन्फेंट्री जो स्टेशन थी बहरमपुर ने, उन्होंने डिसओबे किया ऑर्डर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल एंड they were disbanded on 26 February 1857. Then came the mutiny of मंगल पांडे जो बहुत फेमस है 29 मार्च को। इसने क्या किया, ये 34th नावल इन्फेंट्री का एक सिपाही था। तो क्वेश्चन आता है मंगल पांडे किस नावल इन्फेंट्री का सिपाही था, तो 34th। ये भी JKSSB में पूछा जाता है। एंड ही सीवियरली वाउंडेड लेफ्टिनेंट बाग, उसने उसको बुरी तरीके से जख्मी किया। फिर मंगल पांडे को एग्जीक्यूट किया जाता है, फांसी पे चढ़ाया जाता है एंड हिज यूनिट
उसकी जो यूनिट थी 34th नेटिव इन्फेंट्री, उसको भी डिसबैंड कर दिया गया। उसके बाद मीरठ में इससे एक डिसओबेल ऑर्डर ऑफ 90 मेन ऑफ 3rd कैवलरी, उनको भी एनफील्ड राइफल्स दी गई, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इससे इनकार किया क्योंकि इट वाज अगेंस्ट मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदूज। इसमें पिग और काउ की फैट का जो है वो कोट था कार्ट्रिज पे। ये र्यूमर था कि इस पे ये चीज है, तो उन्होंने टोटली जो है इससे इनकार किया। तो 9 मई को क्या हुआ, 85 ऑफ देम वर डिसमिस्ड एंड दे वर सेंटेंस्ड टू 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट। उन्हें जेल ले गया और उनको वहां पर जो है 10 साल की सजा सुनाई गई। तो 10th मई 1857 को क्या होता है, अब जो मीरठ के सिपाही है इन्होंने दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। दे मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, अपने जो उनके साथी कॉमरेड्स थे उनको फ्री किया, दोज 85 पर्सन्स हु वर बिहाइंड द बार्स, एंड दे मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। और अब ये माना जाता है कि ऑफिशियल जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो 10th मई 1857 को स्टार्ट हुआ। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 कब सही मानों में स्टार्ट हुआ, तो 10th मई 1857। एंड दे मार्च टुवर्ड्स दिल्ली एंड दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर सेकंड एज द एम्परर ऑफ होल इंडिया एंड फॉट अंडर हिज लीडरशिप। और इसमें इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार गिराया और ब्रिटिश के लोग और ब्रिटिश के ऑफिशियल्स जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे जो है छुपे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 जेकेएस मेंस में काफी बार पूछा गया है एंड इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा बनते हैं। जैसे ये पूछा जाएगा कि हु सेड दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ मियर स्पॉय म्यूटिनी, तो आपका आंसर होगा जॉन सिली। 3-4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो यहां ऐसे होगा कि जॉन सिली ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या कहा था। इसी तरीके से प्लानड वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था इसको। तो बाकी ये मेंस में भी आता है, तो जब मेंस में ये आता है तो हमने हर टर्म को जो है एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इट वाज अ मेयर स्पॉय म्यूटिनी विद नो नेटिव लीडरशिप एंड पॉपुलर सपोर्ट। खाली सिपाहीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इट वाज सेड बाय जॉन सिली, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ रिवोल्ट because millions of ordinary citizens also participated in this. Zamindars, ordinary people, peasants. Second, it was planned war of independence. ये कहा वीडी सावरकर ने इसको, planned war of independence in his book First War of Independence. The book First War of Independence has been written by वीडी सावरकर, जिसमें वो कहते हैं कि 1857 was a planned war of independence। लेकिन जब हम देखेंगे it was neither first, नहीं ये फर्स्ट वॉर था, and nor planned, it was in fact a struggle for independence. What began as a fight for religion but ended as a war of independence, ये किसने कहा है, एसेंसन ने इन हिज बुक 1857। ये सिंपल एग्जाम में आता है, बुक 1857 किसने लिखी है, तो आपका आंसर होगा एसेंसन। इट वाज नीदर द फर्स्ट नॉर नेशनल एंड नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कहा आरसी मजुमदार ने। एज क्यों, इसका ये एक्सप्लेनेशन देते हैं इसको कि एज लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री रिमेन अनअफेक्टेड। अगर हम देखेंगे बम्बई, मद्रास, पंजाब एंड सम राजपूताना रीजन दैट रिमेन्ड अनअफेक्टेड, कि वहां पर ये रिवॉल्ट जो है वो नहीं था। फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल ऑफ इंडियन रिलीजियस फैनेटिक्स अगेंस्ट द क्रिश्चियन मिशनरीज, अगेंस्ट द क्रिश्चियंस, ये कहा एलियार रीस ने। तो अब फाइनली हम इसको कंक्लूड करेंगे कि ये है क्या। इट वॉज डेफिनेटली मोर देन अ स्पॉय म्यूटिनी, स्पॉय म्यूटिनी भी नहीं थी, इट वॉज डेफिनेटली मोर देन स्पॉय म्यूटिनी।
बट लेस देन नेशनल रिवॉर्ड, नेशनल रिवॉर्ड से भी कहीं हद तक कम था। क्यों? ये सिपाही मिटनी इसलिए नहीं था, द सिपाहीज वर अनडाउटली द मैन स्टे ऑफ द रेबिलियन, इस रेबिलियन के मैन स्टे थे, दे वर द मैन रोल प्लेयर्स, but millions of ordinary citizens also participated. It was not national because some regions like Bengal, Bombay, Madras and some Rajputana regions didn't participate in the revolt of 1857, and some sections of society like the newly educated class, they didn't participate in the revolt of 1857. Some zamindars, money lenders and traders, they also not participated in the revolt of 1857. अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो 1857 की बगावत थी ये कैसे नाकाम हुई, रीजंस क्या क्या है इसके पीछे। तो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये एंड हुआ बाय मिड 1858। तो ऑलमोस्ट हर एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवॉल्ट पे ब्रिटिश ने फिर से कब्जा कर दिया और रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया गया। एंड ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट कैम विद ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसको हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं, और ये हम तफसील से जो है इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट में पढ़ेंगे। तो अब 1858 के बाद यहां पर क्या हुआ, द कंपनीज रूल वाज अबॉलिश्ड एंड द पावर्स वर डायरेक्टली अज्यूम्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन, एंड नाउ द इरा ऑफ ब्रिटिश राज स्टार्टेड इन इंडिया। तो अब कॉजेज ऑफ फेलियर, नो पार्टिसिपेशन बाय बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, वेस्टर्न पंजाब एंड राजपूताना, ये इतने रीजन्स थे, 5 रीजन्स, दे रिमेन अनअफेक्टेड बाय दिस रिवॉल्ट। मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस डिडंट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट, और उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश रूल है, जो रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो इंडिया के लिए अच्छा है। अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड ऑफ some rulers, native rulers and their ministers, इन जगहों पे तो रिवॉल्ट आया, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बट द रूलर्स एंड देयर मिनिस्टर शोड अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पॉइज एंड दोज पीपल्स हु पार्टिसिपेटेड। यहां पर एग्जाम्पल है सिंधिया एंड हिज मिनिस्टर सर दिनकर राव, इसको सर का खिताब दिया था ब्रिटिशर्स ने। द निजाम एंड हिज मिनिस्टर सर सलार जंग, होलकर्स, इन्होंने भी अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड दिखाया, दे डिडंट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट। एंड गुलाब सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर भी बिल्कुल रिवॉल्ट से अलग थलग ये रीजन रहा। हॉस्टिलिटी ऑफ मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स, और ये अपने काम में मगन रहे, ये बिजनेस में बिजी थे एंड ये दे प्रॉफिट फ्रॉम इंटरेस्ट। और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्रेडिशनल जमींदार ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जमींदार ने पार्टिसिपेट किया लेकिन ऑल जमींदार डिडंट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट, एंड a significant number of them remained out of revolt of 1857. Immense resources, ब्रिटिश के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस थी, सुपीरियर मिलिट्री वेपन्स थे और उनकी लीडरशिप बहुत ज्यादा एबल थी। और यहाँ पर इंडिया दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, देयर वाज सेल्फिशनेस अमंग द लीडर्स ऑफ इंडिया, दे फॉट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए वो लड़ रहे हैं। कोई अपनी पेंशन को रो रहा है और कोई अपने ये जो है उसकी स्टेट उससे छीन ली गई है उसके लिए लड़ रहा है, एंड देवर डिफरेंट इंटरेस्ट्स, और उनका एक कोई सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं था, एंड देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी। और जब ऐसा था तो लैक ऑफ यूनिटी अमंग द डिफरेंट सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट एंड अमंग द डिफरेंट लीडर्स, और इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर the revolt of 1857 was finally suppressed and it was not successful. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट लीडर्स ऑफ रिवॉल्ट। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के डिफरेंट लीडर्स थे, जैसे बख्त खान was the leader of दिल्ली। JKSSB में एक न एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। बेगम हजरत महल, लीडर ऑफ
लखनऊ, यानी कि लखनऊ में वो जो अपराइजिंग हुई थी उसकी लीडर वो थी। एंड शी वॉज एक्टिंग एज अ री एजेंट ऑफ हिज सन बिरजिस कादिर, जिनको लॉर्ड डलहौजी ने जो है मिस गवर्नेंस के केस में जो है वो एनेक्स किया था, अवध को एनेक्स किया था। शी वॉज द री एजेंट ऑफ अवध, और किसकी री एजेंट थी? अपने सन बिरजिस कादिर की। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी। नाना साहिब डुडू पंत, जिनको हम कहते हैं, वॉज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरीज एट कानपुर। कंवर सिंह जगदेशपुर बिहार में। तांतिया तोपे एट कानपुर एंड ग्वालियर। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में। खान बहादुर बरेली में। कदम सिंह मीरठ। लियाकत अली was the leader of revolutionaries at Allahabad and Azimullah Khan at Fatehpur।